Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the two combined topics, which are wave particle duality and de Broglie hypothesis. क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है, सो इसीलिए हम इन दोनों को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट, वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को आज हम पहले स्टडी करेंगे और फिर इसी से हम लिंक करेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को. आपकी बुक्स में वेव पार्टिकल डुअलिटी वाला टॉपिक बाद में है और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पहले है, लेकिन मैं आपको पहले वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और फिर इसी से हम रिलेट करेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को. डियर स्टूडेंट, वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट कुछ बिल्कुल इस तरह से है कि अगर 4 ब्लाइंड मैन एक एलिफेंट को टच करें तो चारों जब उसको टच करेंगे तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द एलिफेंट डिफरेंट होगा. कैसे डिफरेंट होगा? जो आदमी एलिफेंट के पेट को टच करेगा उसे लगेगा कि वो बिल्कुल किसी फ्लैट दीवार जैसी सरफेस को टच कर रहा है, और जो उसकी टेल को टच करेगा वो कहेगा जैसे मैंने किसी स्नेक को पकड़ा हुआ है, और जो उसके टीथ को टच करेगा वो कहेगा मैंने किसी बहुत ही शार्प सी चीज को टच किया, और जो उसकी टांगों को टच करेगा वो कहेगा कि मैंने किसी वाइट से पिलर को पकड़ा हुआ है. क्या ये चारों अपनी अपनी डिस्क्रिप्शंस जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? नहीं, चारों अपनी अपनी जगह ठीक हैं. हर एक ने एलिफेंट को डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व किया, टच किया, तो हर एक की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, लेकिन इन चारों में से गलत कोई भी नहीं है. यही हाल लाइट का भी है. लाइट के अंदर भी दोनों तरह की नेचर पाई जाती है. लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है. हमने इसी चैप्टर में जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स स्टडी किए उनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद आपने पढ़ा पेयर प्रोडक्शन. इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में लाइट की आपने पार्टिकल नेचर को यूज किया, और इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में अगर आप लाइट को एज अ पार्टिकल नहीं लेते तो आप इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते. लेकिन इससे पहले फर्स्ट ईयर में जब आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो वहां आपने लाइट का इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखा था, और वहां इंटरफेरेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व करने के लिए लाइट को एज अ वेव ट्रीट किया गया था. अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट को एज अ वेव ट्रीट ना करते तो ना तो डायफ्रैक्शन आप ऑब्जर्व कर सकते और ना ही इंटरफेरेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व हो सकता था. इसका मतलब है कि डिफरेंट सिचुएशंस में लाइट का भी बिहेवियर डिफरेंट होता है. समटाइम्स लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और समटाइम्स ये वेव की तरह बिहेव करती है. इसका मतलब लाइट के पास भी डुअल नेचर है, जिसका मतलब ये भी है कि लाइट को जब आप यूज कर रहे हैं तो उसकी नेचर पार्टिकल है या वेव है. ये डिपेंड करता है कि आप किस स्केल के अकॉर्डिंग लाइट को यूज कर रहे हैं. अगर आप लाइट की एनर्जी से किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से किसी पार्टिकल को रिमूव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यहां लाइट को एक पार्टिकल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, ताकि लाइट के पार्टिकल्स उस मटेरियल के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन के प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफर करें, और जो भी आपने ऑब्जर्व करना है, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है या पेयर प्रोडक्शन है, वो सारे फिनोमेनाज आप ऑब्जर्व कर सकें. सो अगर आपका स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइट की एनर्जी की डिमांड करता है तो फिर आपको लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी सिचुएशंस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था कि स्लिट का साइज आपकी यूज होने वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट की
वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा तो आपको इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोमिनेंट नजर आएगा। इस सिचुएशन में आपका स्केल कुछ ऐसा था कि आपके मुताबिक जो ऑब्स्टिकल है, जो स्लिट है, उसका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड के कंपेरेबल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको लाइट की वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में आप लाइट को ट्रीट करेंगे एज अ वेव। सो डियर स्टूडेंट, इन सारी सिचुएशंस को देखने के बाद हम ये समझेंगे कि लाइट दोनों तरह से बिहेव कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर स्केल ऑफ मेजरमेंट, कि हम किस स्केल ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइट के बिहेवियर को देखना चाहते हैं। अगर हम लाइट की हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ये कर्पस्कुलर्स ऑफ लाइट हैं जो ट्रेवल करते हैं। उसके बाद थॉमस यंग्स ने एक्सपेरिमेंट में ये कहा था कि लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। इनकी पार्टिकल और वेव प्रेडिक्शन के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनमें लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करती थी और कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया तो इंटरफेरेंस के फिनोमेना में आपने थॉमस यंग का साथ दिया और आपने कहा कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। जब आपने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व किया तो वो दोनों तरह की नेचर से देखा गया। अगर लाइट को एज अ पार्टिकल लें तो वो भी रिफ्लेक्ट होगी, और अगर हम लाइट को एज अ वेव लें तो वेव्स भी रिफ्लेक्ट बैक होती हैं सरफेसेस से। रिफ्लेक्शन में पार्टिकल नेचर भी यूज हुई और वेव नेचर भी यूज हुई। लेकिन फिर जब आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही डायफ्रैक्शन का फिनोमेना देखा तो डायफ्रैक्शन हमें पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग मिली। फिर इसी चैप्टर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने लाइट की पार्टिकल नेचर को यूज किया, वेव नेचर को यूज नहीं किया, क्योंकि जब हम वेव नेचर के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को, तो वेव नेचर उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर आपने कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी किया, अगेन पार्टिकल नेचर को यूज किया, वेव नेचर यूज नहीं की। फिर आपने पेयर प्रोडक्शन देखा, अगेन उसमें आपने पार्टिकल नेचर को यूज किया, वेव नेचर वहां पर भी रिजेक्टेड थी। इन सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने ये कंक्लूड किया कि लाइट में दोनों तरह की नेचर होती है। लाइट समटाइम्स पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है और समटाइम ये एज अ वेव बिहेव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के पास डुअल नेचर है। यहां से ये कंक्लूड किया गया कि बिहेवियर ऑफ लाइट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, यानी लाइट के पास डुअल नेचर है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्केल ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अगर आप इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करें तो ये वेव होगा, और अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करना चाहें तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को आप स्टडी नहीं कर सकते वेव नेचर ऑफ लाइट के साथ। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में आपने बड़ी डिटेल से स्टडी किया कि किस तरह लाइट के फोटॉन्स को हमने एज अ पार्टिकल ट्रीट किया, तो तब ही आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के रिजल्ट्स को आप एक्सप्लेन कर पाए। उसके बाद इन सारी जब डिस्क्रिप्शंस को देखा गया कि लाइट के पास, जिसे आप हमेशा से वेव समझते आ रहे थे, तो उसके पास अब हमने पार्टिकल नेचर भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दी। अब ये देखने के लिए कि क्या अगर लाइट पार्टिकल है या वेव है तो क्या ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है इन दोनों सिचुएशंस में, तो इसके लिए हम छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपके पास एक बहुत ही लाइट वेट बॉल है और इस बॉल को आप दोनों तरीकों से एनर्जी ट्रांसफर करके देखेंगे। पहले आपने इस लाइट
वेट बॉल को एक छोटे से पार्टिकल से हिट किया तो बॉल अपनी जगह से मूव हो गया। इसका मतलब यह है कि जब पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को हिट करता है या ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो एनर्जी ट्रांसफर करता है। अब हम देखते हैं कि क्या वेव भी यही प्रोसेस कर सकती है। अगर आप ये वेव स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई एक स्ट्रिंग में वेव जनरेट करते हैं तो वेव पैटर्न जब मूव करेगा तो एग्जैक्टली पार्टिकल ही की तरह वो एनर्जी उस स्मॉल वेट बॉल में ट्रांसफर करेगा और बॉल आपको मूव होता हुआ नजर आया। यहां से आपने ये कंक्लूड किया कि चाहे पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को हिट करे या वेव किसी पार्टिकल को टच करे, दोनों सिचुएशंस में एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसका मतलब लाइट चाहे एज अ वेव बिहेव करे चाहे वो एज अ पार्टिकल बिहेव करे, दोनों सिचुएशंस में वो एनर्जी कैरी करती है और एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये ऑब्जर्वेशंस आई तो लुइस डी ब्रॉय ने ये सोचा अगर लाइट दोनों तरह से बिहेव कर सकती है तो अल्लाह ने इस नेचर में हर चीज सिमेट्रिकल बनाई है। हमें हर तरफ सिमेट्री नजर आती है। अल्लाह ने अगर दिन बनाया है तो रात भी बनाई है, अल्लाह ने अगर गर्मी बनाई है तो सर्दी भी बनाई है, अल्लाह ने अगर गुस्सा बनाया है तो प्यार भी बनाया है। यानी अल्लाह ने हर चीज को एक बैलेंस के साथ, एक सिमेट्री के साथ इस यूनिवर्स में जनरेट किया है। तो फिर अगर लाइट में ये दोनों बिहेवियर्स हैं कि वो एज अ वेव एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है, तो फिर हर मैटर में भी ये क्वालिटी होगी कि वो दोनों तरह से बिहेव कर सके। हर मैटर, हर मटेरियल पार्टिकल भी फिर वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग भी मूव करेगा और पार्टिकल के अकॉर्डिंग भी मूव करेगा। हम इस यूनिवर्स में नेचर की सिमेट्री के लॉस को वायलेट नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग जब डी ब्रॉय ने एक इक्वेशन डिस्क्राइब की कि एवरी मूविंग मैटर हैज अ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, तो उस इक्वेशन के थ्रू डी ब्रॉय ने यह बताया कि जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तो उससे लिंक्ड होती है हमेशा एक वेव, और उस वेव को अगर आपने मेजर करना है तो उसके लिए जो डी ब्रॉय ने इक्वेशन दी वो इक्वेशन थी लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mv। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया डी ब्रॉय ने। इसको डी ब्रॉगली भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं और आप इसे डी ब्रॉय भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो उसने 1924 में दिया उसके अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी मैटर हैं, चाहे वो स्मॉल साइज के हैं चाहे वो बिगर साइज के हैं, जब भी वो मूव करते हैं तो वो अपने सराउंडिंग में जनरेट करते हैं ग्रुप ऑफ वेव्स, और उन वेव्स की अगर आपने वेवलेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए इसको आप डी ब्रॉय वेवलेंथ इक्वेशन बोलते हैं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। बेसिकली ये इक्वेशन आइंस्टाइन की ही इक्वेशन से डिराइव की गई है। जब प्लैंक्स ने ये आइडिया दिया था कि लाइट एमिट करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और उन पैकेट्स को फिर आइंस्टाइन ने फोटॉन्स का नाम दिया था, तो फिर आइंस्टाइन ने ही फोटॉन की एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप दिया था जो कि था E इज इक्वल टू PC। और यहां से अगर आप P या वेवलेंथ की इक्वेशन निकालना चाहें तो आप इस इक्वेशन को बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं। उसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह से होगी, ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप की आइंस्टाइन की इक्वेशन थी। इसमें E इज इक्वल टू HF दैट इज PC। यहां पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को C ओवर लैम्डा से रिप्लेस करें तो ये C इससे कट जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी।
यहां से लेमडा आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें और p को डिनोमिनेटर में लेकर आए, तो ये बनेगा लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p, और ये p है मोमेंटम, जिसे आप लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो इसी इक्वेशन से आपने ये इक्वेशन लिखी और ये कहलाती है डी ब्रॉय इक्वेशन फॉर वेवलेंथ, विच इज लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। अब इस इक्वेशन में लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग ऑब्जेक्ट के मास को कांस्टेंट कर देते हैं और हम वेवलेंथ को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं। सो इस वेलोसिटी के लिंक के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ की रेंज बनती है वो बनती है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और 0 टू इंफिनिटी कैसे बनेगी, उसके लिए हम दो सिचुएशंस लेते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आप कंसिडर करें कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो रेस्ट पर है। अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो इसमें जब आप 0 वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे तो वेवलेंथ क्या बन जाएगी, वेवलेंथ इन्फिनिटी आ जाएगी। वेवलेंथ इज इन्फिनिटी। वेवलेंथ इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि उस मटेरियल ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पर है, अगर आप उसका वेव पैटर्न ड्रॉ करें तो ये तो आपको एक इन्फिनिट वेव पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट सिचुएशन देखें, जिसमें हमने ये देखना है कि अगर यही मटेरियल ऑब्जेक्ट एक बहुत बहुत हाई वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर दे तो फिर इसका वेव पैटर्न कैसा होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत बहुत हाई है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑलमोस्ट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। सो जब आप लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv में v को इंफिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो वेव लेंथ अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल आएगा। यहां आप अप्रोक्सीमेटली की टर्म यूज करें। अप्रोक्सीमेटली 0 का मतलब यह है कि वेव पैटर्न इतना छोटा होगा कि वो ऑलमोस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगा। सो ये दोनों सिचुएशंस ऑब्वियसली आपके लिए ऑब्जर्व करना मुश्किल है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में यही था कि मूविंग मैटर के सराउंडिंग में वेव होती है। अगर वो रेस्ट पर है तो उसके सराउंडिंग में कोई वेव पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ इन्फिनिट आया है, इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ एक इम्पॉसिबल वेवलेंथ है जो आप ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। दूसरी सिचुएशन में जहां आपके पास वेवलेंथ बहुत बहुत स्मॉल आई है, मूविंग मैटर है, तो इसका मतलब वेवलेंथ तो है लेकिन वो इतनी स्मॉल है कि आप अपने स्केल्स के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो ऑलमोस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन का ही ऑब्जर्वेशन मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट, यहां तक तो आपने ये देखा कि अगर आप वेलोसिटी को चेंज करें रेस्ट और बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो डी ब्रॉय ने कैसे उसकी वेवलेंथ को डिस्क्राइब किया। और अब इसी चीज को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक और एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया गया। वो किस तरह ऑब्जर्व किया गया? हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है जो कि है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन्स यूज करें, पार्टिकल्स यूज करें, तो क्या ये पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा? अगर तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, तो इस पार्टिकल के पास होने से, स्लिट्स में से पास होने के बाद हमें स्क्रीन पर मिलना चाहिए इंटरफेरेंस पैटर्न। तो डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया गया। जब इन स्लिट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को, जिन्हें हम पार्टिकल कहते हैं, उन्हें पास किया गया और स्क्रीन के ऊपर पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया, तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने लाइट में इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया था। जिसका मतलब ये कि हमें वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न नजर आए, जिन्हें आप कहते हैं कि आपने अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया। अब ये बहुत ही हैरानकुन रिजल्ट्स थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल हैं, पार्टिकल कैसे वेव की तरह कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की गई। तो यहां से डी ब्रॉय की जो बात थी कि पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करता है, वो बात प्रूव होना स्टार्ट हो गई। अब यहां पर डिफरेंट चेंजेस करके भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस को किया गया। अगर हम 2 स्लिट्स की बजाय सिर्फ एक स्लिट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास करें, तो क्या हम सेम ऐसा ही पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे? जी स्टूडेंट्स, एक स्लिट को ब्लॉक करके अगर आप सिर्फ दूसरी स्लिट में से इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं, तो अगेन हमें स्क्रीन पर डार्क ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिले, जिसका मतलब यह था कि इलेक्ट्रॉन भी स्लिट में से पास होने के बाद डायफ्रैक्शन और फिर इंटरफेरेंस का फिनोमेना दिखा रहे थे। अब इसको थोड़ा और चेंज करके देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम 1 बाय 1 इन स्लिट्स में से क्रॉस करवाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 स्लिट में से थ्रो किया गया और स्क्रीन पर पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया। इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 पहले मिनट्स के लिए, फिर आवर्स के लिए, फिर काफी टाइम गुजरता गया और इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 इन स्लिट्स में से पास होते गए। और स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न हमें इस सिचुएशन में भी नजर आया, वो वही था कि आप ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे। सो इसका मतलब ये कि इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बाद आप अगर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो भी ठीक है, और अगर आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूव की कि वाकई ही इलेक्ट्रॉन भी वेव्स की ही तरह इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि डी ब्रॉय की जो बात है कि मैटर में दोनों प्रॉपर्टीज हैं, कि सम टाइम मैटर भी वेव की तरह नजर आता है और सम टाइम मैटर पार्टिकल की तरह नजर आता है। तो ये दोनों बातें डी ब्रॉय की भी बिल्कुल एक्यूरेट थीं। इन्हीं 2 बातों को मद्देनजर रखते हुए डी ब्रॉय ने इलेक्ट्रॉन का और एक और मैसिव ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ अपनी इक्वेशन से कैलकुलेट किया। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ की वैल्यू में क्या फर्क आया। सबसे पहले हमने ये सिचुएशन ली है कि जो हमारी रूटीन लाइफ में ऑर्डिनरी मैसेज हैं जो कि स्लो मूविंग हैं, अगर हम उनसे वेवलेंथ को लिंक करें तो वेवलेंथ क्या होगी। आपने एक ली बुलेट जिसका मैस है 20 ग्राम, उसे आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया और वो बुलेट मूव कर रही है 330 मीटर पर सेकेंड के साथ। इसकी आपने वेवलेंथ कैलकुलेट की तो आपने डी ब्रॉय इक्वेशन यूज की, दैट इज h डिवाइडेड बाय mv। जब आपने प्लांक्स कांस्टेंट, मैस ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वैल्यूज को पुट किया तो वेवलेंथ की वैल्यू आई 1 into 10 to power -34 मीटर। डियर स्टूडेंट, 10 to power -34 का फैक्टर बहुत एक स्मॉल फैक्टर है। सो अगर हम इस फैक्टर के अकॉर्डिंग वेवलेंथ ड्रॉ करें तो ये वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि हमारे लिए नॉर्मल आई से इस वेव पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। सो इन सिचुएशंस में जहां पर मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज आप चल रहे हैं या कोई बॉल मूव कर रहा है या कोई कार मूव कर रही है, तो डी ब्रॉय का ये कहना है कि जब भी ये मैटर मूव करते हैं तो इनके सराउंडिंग में वेव पैटर्न बनता है। जब डी ब्रॉय से ये पूछा गया कि जो साउंड वेव्स हैं उन्हें तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, वाटर में बनने वाली, स्ट्रिंग में बनने वाली वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और जो लाइट रेडिएशंस हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो फिर जो मैटर के सराउंडिंग में वेव्स बनेगी,
इन्हें क्या नाम दिया जाएगा? तो डी ब्रॉय ने ये कहा कि ये ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं तो इनके सराउंडिंग में ना तो ट्रांसफर वेव है, ना लॉन्गिट्यूडनल, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये गाइडेड हैं या ये सराउंडेड हैं किसी ना किसी ग्रुप ऑफ वेव पैटर्न के साथ। और इस वेव पैटर्न में लेट्स सपोज ये एक पार्टिकल है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय इसका वेव पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा। इसमें जहां आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, यहां बहुत ज्यादा चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय कि यहां आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा या पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। सो इस पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी थी कि जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका वेव पैटर्न कैसा बनेगा और उस वेव पैटर्न में वो पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहां से जन्म लिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, जिसे आप अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना है तो उसकी पोजीशन मेजरमेंट कैसे करेंगे, और पोजीशन के साथ साथ फिर मोमेंटम भी इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन हम आज उसे डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम इस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम को देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जब डी ब्रॉय ने ये मैसिव ऑब्जेक्ट की डेरिवेशन की तो इसी के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को भी कैलकुलेट किया। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की वैल्यू और इस मैटर ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ की वैल्यू में क्या फर्क था। डियर स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट की गई तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली एक स्मॉल मैस कैरी करता है और वो एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1 10 टू पावर -31 kg, स्पीड है 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अगेन आपने डी ब्रॉय इक्वेशन को यूज किया, इसमें प्लांक्स कांस्टेंट, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट किया, तो जो वेवलेंथ की वैल्यू आई दैट इज 7 × 10⁻⁻10 मीटर। आपने जो बुलेट के लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी 10⁻34 मीटर और ये है 10⁻10 मीटर। ऑब्वियसली ये वेवलेंथ बुलेट वाले केस की वेवलेंथ से बिगर है। सो जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल यानी लाइटर पार्टिकल के केस में मूव करते हैं तो वहां पर बनने वाली जो वेव्स हैं वो सिग्निफिकेंट वेवलेंथ जनरेट करती हैं। सो उनके वेव पैटर्न को आप माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन सारी एक्सप्लेनेशंस के बाद डी ब्रॉय ने अपना 1924 में पीएचडी का थीसिस दिया और इस पीएचडी के थीसिस को आइंस्टाइन के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया था। आइंस्टाइन ने जब इस थीसिस को पढ़ा तो आइंस्टाइन बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिस तरह लाइट के पास डुअल नेचर है, बिल्कुल इसी तरह मैटर भी डुअल नेचर कैरी करता है। मैटर भी एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकता है और एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है, जिसे आपने इलेक्ट्रॉन के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व भी किया कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक मटेरियल पार्टिकल है उसने इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के प्रोसेस को शो किया। इन सारी बातों के बाद डी ब्रॉय को पीएचडी के थीसिस की एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन ये अभी तक एक थीसिस ही था, यानी इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। लेकिन बाद में इस थीसिस के ऑलमोस्ट 4 to 5 years के बाद डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है। और उस एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकली ये प्रूव किया गया कि जो डी ब्रॉय ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव है और वो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस कर सकता है, तो डेवियन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के डायफ्रैक्शन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर लिया गया। और ये बात प्रैक्टिकली प्रूव हो गई कि जो डी ब्रॉय ने कहा कि मटेरियल पार्टिकल्स वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, इसे प्रैक्टिकली प्रूव कर लिया गया। सो डियर स्टूडेंट, यहां से आपने ये कंक्लूड किया कि वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट ठीक है। इसका मतलब ये है
कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है और पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, यानी दोनों की जो नेचर है वो डुअल नेचर है। वेव में भी दोनों क्वालिटीज हैं, यानी वो वेव भी है और पार्टिकल भी है, और पार्टिकल में भी दोनों क्वालिटीज हैं, यानी वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। और इसको अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप ये कहेंगे कि रेडिएशंस एंड मैटर, रेडिएशंस मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली रेडिएशंस, रेडिएशंस एंड मैटर हैव अ डुअल वेव पार्टिकल नेचर एंड दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी। सो डियर स्टूडेंट, इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो कंक्लूजन कुछ इस तरह से होगा कि जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स हैं, यानी जो स्मॉल साइज एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें आप इलेक्ट्रॉन और लाइट के अंदर मौजूद फोटॉन, प्रोटॉन, एटम्स, जब भी ये मूव करते हैं तो इनकी प्रोपेगेशन या इनकी मूवमेंट बिल्कुल वेव्स की तरह होती है। लेकिन जब ये एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ तो एनर्जी एक्सचेंज का इनका प्रोसेस पार्टिकल की तरह होता है। जैसे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर मूव करती हैं तो आप कहेंगे कि वो मूव करती हैं इन वेव पैटर्न, लेकिन जब वो किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं तो वहां यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें लगेगा कि एक फोटॉन है जो किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, विच मीन्स एक पार्टिकल है जो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह लाइट की डुअल नेचर होती है और किस तरह मैटर ऑब्जेक्ट्स यानी आप और मैं भी अगर मूव कर रहे हैं तो हमारी मूवमेंट में भी एक वेव पैटर्न होगा। लेकिन क्योंकि हमारे मैसेज बहुत बहुत ज्यादा हैं, सो मैस बहुत ज्यादा होने की वजह से जो वेव पैटर्न है वो इतना छोटा बनता है कि आपके लिए उसे ऑब्जर्व करना मुश्किल है। सो ये तो था डियर स्टूडेंट वेव पार्टिकल डुअलिटी का टॉपिक, और इसी में जो इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन हमने ऑब्जर्व किया इसको हम आने वाले लेक्चर में डेविजन एंड डर्मर एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे और देखेंगे कि क्या उस एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेंथ कैलकुलेट की गई वो डी ब्रॉय की इक्वेशन से कैलकुलेट की गई वेवलेंथ से मैच करती है या डिफरेंट होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।